नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खास खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां खबर ये लक्सर से आपको बता रहे हैं। नगर की श्रीराम कॉलोनी में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान श्रीराम परिवार, माता दुर्गा और श्री हनुमान जी समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद विशेष भंडारे का आयोजन किया गया और मंदिर को आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया। बता दें कि मंदिर का निर्माण व्यापारी राजीव मित्तल और मनोज मित्तल ने अपने पिता ईश्वर चंद मित्तल की इच्छा के अनुसार किया और मंदिर के लोकार्पण अवसर पर खानपुर विधायक उमेश कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू, भाजपा प्रदेश सह प्रकोष्ठ संयोजक सचिन अग्रवाल, समाज सेवी डॉक्टर यशपाल अग्रवाल समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे। श्री राम के नाम से जो कॉलोनी है उसी में प्रभु श्री राम का मंदिर और उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया, सभी द्वारा मिलकर। सनातन धर्म की पहचान जो है वो यही है कि हमारे प्रभु श्री राम उसके एक प्रतीक चिन्ह हैं और जितने भी सनातनी हैं वो श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु राम की परंपरा को, उनके मंदिर को, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम जो मित्तल बंधु कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े बेटे राजीव जी, छोटे बेटे मनोज जी, इनके द्वारा यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर कॉलोनी काटी गई थी श्री राम कॉलोनी के नाम से, और इनके पिताजी की मन इच्छा थी कि मैं यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो उसके लिए जो है भूमि छोड़ रखी थी और प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वो कार्य अब पूर्ण हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से विधि पूर्वक जो है मूर्ति का 5 दिवसीय जो वास होता है, विधि पूर्वक पूजन हुआ है। आज भगवान राम जी और माता दुर्गा जी और लक्ष्मी नारायण जी और श्री कृष्ण राधा रानी जी का भव्य दरबार आज स्थापित हुआ है। और वहीं अगली खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। 14 फरवरी को देहरादून में भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 1-2 दिन में कोर कमेटी की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। बैठक में गठबंधन प्रमुख अभियानों की दिशा, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और सीटवार रणनीति पर मंथन होगा। उम्मीदवार चयन की रूपरेखा, प्रचार के मुद्दे, कमजोर और मजबूत क्षेत्रों के साथ जिला, मंडल और बूथ स्तर की समीक्षा भी की जाएगी। और इन सबके अलावा आपको बता दें, सरकार और संगठन के बीच तालमेल, मंत्री और पदाधिकारियों की भूमिकाओं पर दिशा निर्देश भी तय होंगे। पार्टी का पहला सर्वे पूरा हो चुका है, जिसे कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। वहीं अब दूसरे चरण के सर्वे की शुरुआत भी की जाएगी। कोर कमेटी की नई टीम के बाद पहली बैठक है और उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी रहने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये चुनावी वर्ष भी है, इस दृष्टि से संगठनात्मक जो रचनाएं हैं बूथ स्तर तक की बन जाएं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ साथ केंद्र प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं को, विकास के विषय को लेकर हम लोग नीचे तक जाने का हमारे कार्यक्रम की रचना का हम स्वरूप बनाएंगे और विकास रथ प्रत्येक विधानसभा के अंदर निकले, इसकी रचना को हम स्वरूप उस दिन प्रदान करेंगे। और भी कोई विषय होंगे, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, अनेकों कोई विषयों पर चर्चा होगी। उन सब विषयों की चर्चा कोर कमेटी की बैठक में हम लोग करने वाले हैं। और वहीं अगली खबर नैनीताल से बता रहे हैं, जहां जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की है। डीएम ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन इसे तनाव का कारण ना बनाए। उन्होंने छात्रों से शांत मन, संतुलित दिनचर्या और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का आग्रह किया है। वहीं अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील भी की है। छात्रियों से ये आग्रह रहेगा कि वो हड़बड़ी न मचाए। बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो हव्वा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं कि वो जो इनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में भरपूर नींद लें, जो उन्होंने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें और सहज रूप से रिलैक्स होके
अपना खान पान, सोना जागना, विश्राम, वो सब नियमित रखें और जो पढ़ा हुआ है उस पे उसका रिवीजन करें। और अभिभावक भी बच्चों को सहयोग करें, उन पे ज्यादा अधिक अंक लाने का जो दबाव है, जो स्कोर पैटर्न है, वो सार्वजनिक जीवन में वो अंक प्रणाली कितनी उपयोगी होती है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य इसमें है नहीं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि जो औसत अंक लाने वाले बच्चे हैं वो सार्वजनिक जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। तो जो बच्चे का जो रुझान है, जो उसकी अवस्था है, जो उसका मनोविज्ञान कहता है किशोरों का, तो उनके अनुसार उनको सहयोग करके प्रोत्साहित करें और लोग सहज रूप से ही वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वहीं अगली खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसपी विशाखा भदाड़ी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके बयान भी दर्ज किए हैं। एसपी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही पुलिस रिस्पॉन्स से जुड़े रिकॉर्ड की भी समीक्षा की गई। मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि एम्स चौकी प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब ऐसे में एसपी विशाखा भदाड़े ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके बयान भी दर्ज किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल भी जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि घटनास्थल का निरीक्षण खुद एसपी विशाखा ने किया है? बिल्कुल चित्रा, ऋषिकेश में ये जो जघन्य जो घटना सामने आई थी, एक महिला जो शादीशुदा भी नहीं है, उसके किराए के कमरे में आके उसका एक प्रेमी आता है। वो पहले से ही शादीशुदा है और वो जो है उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था और उसने मना किया तो जो है उसे दरवाजे से ही गोली मारकर फरार हो जाता है। उसके बाद हालांकि पुलिस आरोपी को अरेस्ट करती है, लेकिन वो जो महिला है उसने पहले भी पुलिस को लिखित में दिया है कि ये जो है शख्स मेरा पीछा कर रहा है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब देखना होगा कि जो विशाखा भदानी है IPS, वो मौके पर गई हैं। उन्होंने परिजनों के बयान भी लिए हैं और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा उनको दिलाया गया है। आशीष, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि अब जांच तेज हो गई है, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें जता सकते हैं हम कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, आरोपी को तुरंत पुलिस ने हालांकि अरेस्ट कर दिया था और उसे जेल डाल दिया गया है, लेकिन पुलिस स्तर पर क्या लापरवाही हुई है या क्या अन्य लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, जो उसने योजना बनाई थी, किसने उसकी हेल्प की है, तो ऐसे तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और आरोपी अन्य जो आरोपी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक तरीके से पुलिस की जांच पर भरोसा जताया जा सकता है। बने रहेगा हमारे साथ आशीष। और ये खबर आपको चंपावत से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सनिया गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के नेता हिमेश खरकवाल के ताऊ के बेटे 80 वर्षीय अंबादत्त खरकवाल की गांव के ही एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुभाष खरकवाल ने दराती से अंबादत्त के गले पर वार किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना के समय अंबादत्त घर में अकेले थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूछताछ भी जारी है। बता दें कि पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने घटना पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। गांव में घटना के बाद से दहशत और शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये एक और मामला दिल दहला देने वाला और कांग्रेस नेता के ही कह सकते हैं कि ताऊ को लेकर इस तरीके से मामला जब आता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पटरी से उतर रही है और जगह जगह ऐसे जघन्य अपराध के मामले, वारदातें सामने आ रही है। और हिमेश खरकवाल जो पूर्व विधायक है, उनके ताऊ के लड़के चचेरे भाई को गांव का ही एक सुभाष युवक है, वो धारदार हथियार हसिया से जो है दराती से
उसका जो है मर्डर कर देता है। और कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल अपने आप में हैं। और एक कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक के भाई के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अन्य लोगों के साथ क्या होगा। हाल ही में अभी देहरादून की राजधानी पलटन बाजार में भी एक मामला सामने आया था कि युवती की जो है चापड़ से सीधे गला रेत दिया गया था। तो उस युवती ने पहले देखिए आशीष, जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अभी इससे पहले भी हमने एक मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए, और एक और दूसरा मामला राजनीतिक तौर पर भी ये काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है। तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन हालांकि ये आश्वासन दे रहा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि गांव का ही वो सुभाष नामक युवक है जिसने वो जो अंबादत्त खरकवाल थे, अपने गांव में थे, अकेले थे, और इसका फायदा उठाकर उसकी क्या रंजिश रही होगी, क्या कारण थे, वो अभी हालांकि सामने नहीं आया है। लेकिन इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ऐसी वारदातें बढ़ना पुलिस के प्रति जिस तरह से खौफ जो बदमाशों का रहता था वो कहीं ना कहीं कम से कम होता जा रहा है। और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बदमाशों में अब वो खौफ नहीं रहा और कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि देहरादून के परेड मैदान के नजदीक महागठबंधन की ओर से आयोजित महापंचायत में भारी भीड़ जुटी हुई है। सैकड़ों लोग परेड मैदान के पास सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये महापंचायत अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आयोजित की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हालात पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। प्रदर्शनकारी मामले में न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों की संख्या भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और सख्त कार्रवाई की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये महापंचायत आयोजित की गई है। और हमारे सहयोगी आशीष की तरफ चलते हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अंकिता भंडारी केस को लेकर देखिए लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े होते नजर आए और अब ये महापंचायत भी आयोजित की गई है। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल चित्रा, इसको लेकर के पहले से ही तैयारियां की गई थी और जो उत्तराखंड के तमाम संगठन है, इसमें विपक्षी पार्टियां हैं, एक संयुक्त जो मोर्चा है वो बनाया गया है और उसकी महापंचायत आज परेड ग्राउंड में आयोजित की गई और हजारों की संख्या में उसमें राजनीतिक और सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रमुखता से जो सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार सीबीआई जांच की बात तो कर रही है, लेकिन किन किन पहलुओं पर जांच की जाएगी वो सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है और एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस मामले की जांच होनी चाहिए। इतने समय बाद जो है एक तरीके से जो अंकिता भंडारी का जो प्रकरण मामले में जो मोड़ आया है, जिस तरह से वीआईपी का नाम सामने आया है और देखिए आशीष, जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस को लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और मांग भी की जा रही है कि हर पहलू से जांच होनी चाहिए और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि वीवीआईपी का भी नाम सामने आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका आशीष। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आज की खबर के साथ। राजनीति के दांवपेच या हो सरकार की नीतियां, जब मुद्दे जुड़े हों जनता से तो होती है स्पष्ट बात। देखिए आज की मुलाकात प्रदीप विश्वकर्मा के साथ सिर्फ आज की खबर पर। सुबह से शाम तक घ से पूर्ण विराम तक, सच के लिए अंतिम संग्राम तक, खबरों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए आ चुका है आपका अपना चैनल आज की खबर। खबर जहां हम वहां।
खबर चलती है, चली जाती है। सब करते हैं दावा बदलाव का, लेकिन हुआ क्या? कहने से नहीं, करने से आता है बदलाव। आज बदलेगा आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। चार 403 विधायक 80 सांसदों से जहां देश प्रदेश की सरकारें आकार लेती हैं। नजाकत, नफासत और तहजीब की अटखेलियां जहां गोमती के साथ बहती हैं। जिस प्रदेश को चलाता है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक दल। भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका लक्ष्य 1 ट्रिलियन का है। सबसे बड़ी आबादी जहां लोकतंत्र की धुरी बनती है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से तय होता है। देश का आज बदल रहा है आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। बीते रोज पत्रकार हेम भट्ट पर हुए हमले के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है। आए दिन लड़कियों और अब पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। वहीं भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है। धर्मपुर से विधायक और भाजपा प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि सरकार इन घटनाओं को लेकर गंभीर है और पुलिसिंग को और मजबूत किया जा रहा है ताकि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। कुछ समय से आप देख रहे हो घटनाएं बढ़ी है और स्वाभाविक बात है, विपक्ष है तो विषय भी उठाएगा, लेकिन सरकार खुद इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। बैठकों का दौर चल रहा है और हम चाहते हैं कि पुलिसिंग थोड़ा प्रभावी हो जाए। उसके लिए सरकार क्या क्या तरीके अपना सकती है, क्या क्या निर्णय लेने हैं, इस पर चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी आप देखेंगे तो पुलिसिंग में काफी कुछ फेरबदल आपको दिखाई पड़ेगा और मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, उसका लाभ भी मिलेगा और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है आपराधिक, इसमें भी कमी आएगी। कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है और जनता आज पस्त है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, कभी लड़कियों के ऊपर हमले हो जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो जा रही है, कोई किसी हथियार से हत्या कर देता है, कोई गोली मार देता है, कोई चापड़ का इस्तेमाल कर देता है। ये साफ है कि कानून का डर पूरी तरह से जनता में खत्म हो चुका है और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। और कौन से हैं वो गुंडे जिन्होंने एक पत्रकार पर हमला किया? हेम भट्ट जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है, मगर उनके ऊपर ये हमला बता रहा है कि उनकी पत्रकारिता से कहीं ना कहीं श्री 1001 करोड़ के विज्ञापन वालों को भी तकलीफ हो रही है। उनकी पत्रकारिता से किसको तकलीफ हुई? जो पहले उनके चैनल को बंद किया गया फेसबुक पे और ठीक उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उनके ऊपर ये जघन्य अपराध होता है, उनके ऊपर हमला होता है। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, लेकिन सवाल ये उठता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून के चंद्रबनी स्थित एक कैफे में युवती माही पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर कहा है कि उस पर चापड़ से नहीं बल्कि करछी से हमला किया गया था। माही अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने कैफे गई थी, जहां शराब के नशे में झगड़ रहे युवकों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट की पुष्टि नहीं हुई है और घटना के समय युवती नशे में थी। मामले में आयुष रावत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मुझको देख करके शहर में जो भी अफवाहें चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। मैं बस उस फियोनिक्स कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठने गई थी। वहाँ 2 जनों का विवाद चल रहा था
जिसमें आपसी झगड़े के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़के ने मेरे सर पे गलती से मारा। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे कोई चापड़ चुपड़ कुछ नहीं लगा है। वो एक करची थी जो उस मिस्री के चक्कर में मेरे उसमें लग गई, जिसकी वजह से मेरे सर पे 6 से 7 टाके भी आए हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। अगली खबर लक्सर से, जहां लक्ष्मण नगर पालिका के अध्यक्ष संजीव नीटू ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मीडिया के सामने बीते 1 साल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा रखा है। उन्होंने बताया कि फरवरी में अध्यक्ष बनने के बाद से ही नगर के विकास पर लगातार काम किया गया। संजीव नीटू ने कहा कि नगर के सभी 11 वार्डों में करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 138 छोटी बड़ी सड़कें, नालियों का निर्माण और संपूर्ण प्रकाश व्यवस्था समेत कई विकास कार्य कराए गए। उन्होंने दावा किया कि विकास का सिलसिला आगे भी निरंतर जारी रहेगा और जनता का सहयोग उन्हें लगातार मिल रहा है। समस्त नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये 1 वर्ष सबके सहयोग से बहुत अच्छा रहा। सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला और सभी ने हर तरीके से सहयोग किया, चाहे मेरे पार्षद रहे हो, मेरे ऑफिस के जो अधिकारी लोग रहे, सबका बहुत सहयोग रहा। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के समस्त जनता का। जब सबने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, सम्मान दिया, मेरा सहयोग भी किया है और मुझे आगे भी विश्वास है जनता का सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं भी उनके जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और वहीं खबर देहरादून से, जहां बजट की कमी के चलते प्रदेश में थानों और यातायात व्यवस्था से 2900 पीआरडी जवानों की ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। इस माह से इन जवानों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। वर्ष 2024 में 4 धाम यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पीआरडी स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था। लेकिन अब बजट समाप्त होने के चलते जवानों को हटाया गया है। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से सभी जिला युवा कल्याण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। फिलहाल प्रदेश में 10,000 से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों में से 7,514 ड्यूटी पर हैं, जिनमें से 6,608 पुरुष और 908 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।